जो हमारे पास एरिनाज हैं, आई टेल यू व्हाट, आजकल का ऐसा टाइम आ गया है कि सिर्फ एकेडमिकली ही आपको साउंड नहीं होना है, आपको इट इज ओनली एंड ओनली विद पैशन दैट यू कैन अचीव योर गोल्स, द गोल्स दैट यू आर मेंट फॉर. थैंक यू. مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات अल्फाफा. कि एजुकेशन जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये माइंडसेट होता है एजुकेशन को लेकर के, अपना अपना सब लोग माइंडसेट बना के रखते हैं कि देयर आर सम पीपल्स 3% इन इंडिया कि आपको जो एजुकेशन है, एजुकेशन के अलावा वो सोचते हैं कि बिजनेस सब कुछ है. बट एजुकेशन ये चीज़ नहीं सिखाता. शिक्षा क्या सिखाती है? शिक्षा, हमारी जो शिक्षा की शुरुआत हुई है, वो शिक्षा की शुरुआत हमें हमारे घर से मिलती है. जो सभ्यता है, जो हम डिसिप्लिन सीखते हैं, वो हम घर से सीखते हैं. घर से ही हमें सब चीज़ों की शुरुआत होती है. हम सबसे पहला ज़िंदगी में जो दुनिया में आते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा वर्ष 8 to 12:30 जो भी टाइम है, उस टाइम पीरियड के अंदर हमको अपना जो भी वर्कआउट है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द स्टडी, वेदर इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग. कभी भी किसी इवेंट में जाता था और मेरे मन में इतना फियर था, इवन जब स्कूल में टीचर्स भी मुझे जहाँ बुलाते थे, तो टीचर्स भी ये कहते थे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत वर्कआउट. ये मन रहता था कि कोई मुझे बुला न ले, इतने बड़े ऑडिटोरियम में कोई पास में आकर के नहीं बुला ले. आगे बैठने की तो मैंने कभी हिम्मत भी नहीं करी. और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपने खुद के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है. इट्स अ जर्नी ऑफ चेंज. बिकॉज एक मेरी जर्नी ये थी कि मुझे स्टार्टअप वहां से करना था, एंड नाउ आई एम हियर. दिस इज कॉल्ड जर्नी ऑफ चेंज. आर हियर फॉर द एजुकेशन प्रोग्राम, राइट, जहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आज जो भी टाइम है हमारा, आने वाले टाइम के अंदर जो भी आज पूरा टाइम है, जो भी डे है, बिकॉज वी हैव टू मेक इट एज. सो काउंसलिंग इसलिए की जाती है कि बच्चे को ये नहीं समझ आता कि आफ्टर द 12th उसको क्या करना है, क्या कोर्सेज करने हैं. तो बच्चे को ये लगता है नाउ इट इज टाइम फॉर द 11th के हाउ or which course we can choose for the 11th class. So I have opened an institute which really helps so many people. I had more than 1,000. ये रहता है कि to build the students, right? And यहाँ हम सब learning के लिए आए हैं. कुछ ना कुछ चीजें हम सीख करके जाएंगे और बहुत कुछ implement करना है. मैं यहाँ पर हूँ, तो ये सब चीजें मैं चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इवेंट. Alright, so moving on, as chairman of Work Board, Rajasthan Education, to kindly take the stage and share his invaluable words of wisdom. एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं. लेकिन आज एजुकेशन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ा हुआ है कि एजुकेशन को किस तरह मौसर बनाया जाए. ये खुसूसी बात है. हम लोग आज चूंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब ट्रेडिशनल एजुकेशन की बजाय लेटेस्ट तरीके से टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, डिजिटलाइजेशन की एजुकेशन है. और वो गाड़ी में ही रखी थे, पीछे चले गए. सारे मदरसे बंद हैं और सारे मदरसों की हालत बहुत ख़राब है. उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, कुछ और कुछ नहीं हो रहा है. इस सिलसिले में हमने
बाकी फील्ड में आप कैसे जाओगे वो दिखाने आया हूं। मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि भाई सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना। तो आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि कोई आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला अगर आया तो उससे ये पूछोगे कि वो तबलीग जमात का है कि जमात इस्लामी का है, या वो हिंदू है या मुसलमान है। ये हमारे दिमागों को हुआ क्या है? ये कौन सी रविश में है हम कि हर चीज में हमको सियासत दिखती है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब तालिबान की हुकूमत थी, हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात थे उनसे। मैं इंग्लैंड में रहता था उस जमाने में। जब 96 में तालिबान की हुकूमत आई और 9/11 हुआ, तब तक आते जाते थे, उनके सफीर वहां हुआ करते थे। उस जमाने में, और मेरा चूंकि असल ताल्लुक है बैंकिंग से, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मेरा ताल्लुक है। मुफ्ती तकी उस्मानी मददुल आली जो दुनिया के बहुत ही मारूफ आलिम दीन तो है ही, लेकिन बैंकारी में उन्होंने जो काम किया है शायद 150 साल में किसी ने नहीं किया हो। और वो उस जमाने में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। तो तालिबान को उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब तो मुल्क दिया अल्लाह पाक ने, अब इस मुल्क को चला के दिखाओ। और जो 2 लफ्ज कहे थे जो आज तक मुझे आपको भी सुना है, और वो अक्सर जो तालिबान जो होते थे, जो एम्बेसडर वगैरह, वो अक्सर मुफ्ती तकी साहब के शागिर्द थे। तो मुफ्ती साहब उनको ये कहते थे कि अल्लाह के बंदो देखो, अल्लाह ने तुमको मुल्क दिया है, अब तुमको मुल्क चलाना है। और मुल्क जो है वो रुखसत से चलता है, खानकाह अजीमत से चलती है। अल्लाह के बंदो ये गलती मत करना, अगर मुल्क को अजीमत से चलाने लगोगे तो तबाही और बर्बादी यकीनी होगी। और वो 2 साल में हो गई। मुल्क जब चलता है तो मुल्क रुखसत से चलता है। तो यहां हम आपको सिखाने आए बैंककारी, स्टॉक मार्केट, और हमारे लोग इसी में पड़ गए कि ये तो बीजेपी के या बीजेपी का प्रोग्राम है, तो ये नुकसान किसका है, हम तो चले जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, मुझे भाई जयपुर में ना कोई जमीन लेनी है, ना मुझे जयपुर में कोई इलेक्शन लड़ना है। हो सकता है कि इसके बाद जिंदगी में कभी भी नहीं आऊं, मैं तो आगे चला जाऊंगा। मैं तो आप तक लेके आया हूं, ऊंट तक पानी लेकर आया हूं, चला जाऊंगा। मेरे को तो देखिए मेरा सवाब पक्का हो गया जिस दिन मैंने इरादा किया, इसलिए कि मैं अपने खर्चे से आया, अपने खर्चे से रह रहा हूं, लोगों को मैं अपने उस पर लेके आया। तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर हम इन चीजों में पड़ गए। लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए, तो अल्लाह के बंदो इससे बाहर निकलो। इसलिए कि जिस कोई कौम दुनिया में उरूज उसने हासिल नहीं किया बगैर तालीम के। अब तारीख उठाकर देख, हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है, मुसलमानों के उरूज और जवाल का दुनिया पर असर। आप पढ़ लीजिए उसको। और वो जो उरूज जो हुआ था उनकी बुनियादें क्या थी, और वो उरूज के जमाने में क्या क्या हुआ, और जवाल कहां से होना शुरू हुआ। और मैं इसलिए कि ये मेरा 48वां प्रोग्राम है, पूरे मुल्क में मैं घूमा हूं। हम बिल्कुल वो जवाल पजीर जो कौमें होती हैं ना, उसी तरह हैं हम लोग, बिल्कुल। और क्या होता है, जो कौम जवाल पजीर हो जाती है तो अल्लाह पाक सबसे पहले उससे सियासी सूझबूझ खींच लेता है, और ये हमारे अंदर। और एक बात याद रखना, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हमने उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसने अपने बदलने का इरादा नहीं किया। तो मैं तो जयपुर में इतने बड़े बड़े लोगों को लेकर आया हूं, और हमारी यहां की कौम अभी तक इसमें पड़ी है कि ये बीजेपी वाला है या पता नहीं कौन है। इससे बड़ी बदकिस्मती दोस्तों हमारी और कोई नहीं हो सकती, और ये इसी तरह आपको लोग पीछे करेंगे। तो मेरा जो ये मकसद है, और मैंने जो 4-5 चीजों को लिया है आपके यहां, इसलिए कि देखिए ये जमाना जो है, अब नौकरियां बहुत कम हो जाएंगी दिन ब दिन। जैसा आप आगे जाओगे तो नौकरियां कम हो जाएंगी, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना पड़ेगा, यानी अपने आइडिया को कारोबार में कैसे तब्दील करना, ये आप जो कर रहे हो उसको कैसे बदलना।
तो इसीलिए जो बुनियाद है उनकी वो हम आपके सामने लाएं कि भाई बैंककारी क्या होती है, बैंक से आप क्या क्या फायदे उठा सकते हो, क्या क्या स्कीमें अवेलेबल हैं बैंकों में, ये स्टॉक मार्केट है क्या, ये हमारे बच्चे देखते हैं भाई ये सेंसेक्स है कि ये किस चिड़िया का नाम है, ये स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, सेविंग्स क्या होती है, स्टॉक मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है, और अगर आप कारोबार करते हो छोटा मोटा भी तो स्टॉक मार्केट के जरिए आप कैसे पैसे रेज कर सकते हो। और हमने लॉ के लिए सोचा कि भाई ये लॉ बहुत बड़ी एक दुनिया है, जुडिशरी, तो भाई ये लॉ की दुनिया में हमारे बच्चे कैसे जाएं, जुडिशरी की जो इम्तिहानात होते हैं कैसे जाएं, लोअर लेवल से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, टॉप लॉ फॉर्म में जाकर ट्रेनिंग कैसे ली जा सकती है, इसलिए हमने लाया इनको। और ये जमाना सोशल मीडिया का है, तो ये सोशल मीडिया में जो जो चीजें हैं अवेलेबल हैं क्या क्या है उनका हम कैसे इस्तेमाल करें, ये टीवी का जो पूरी एक दुनिया ये क्या है, हम अपने आप को कैसे उसको इस्तेमाल करें अपने मफाद के लिए, ये सारे प्रोग्राम आपके तक हम लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसका फायदा उठाएंगे। और मैं अभी से हमने चाहा कि भाई हम एटलीस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो वो है वो सबसे पहले शुरू कर दें, और हम इंतजार करते हैं जो खुसूसी मेहमान का, इसलिए कि 2 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, तो अगर वो आ जाए तो उस दरमियान में हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो आपके सामने शुरू कर देते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जाती है, कितने ट्रिलियन की इकॉनमी है, कितना इनका करेंसी का रेट है, तो देश की तरक्की इकॉनमी से है, और इकॉनमी की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान कैपिटल मार्केट्स का है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शेयर बाजार कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। उसके कई हिस्से हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, कोई भी देश जब तरक्की करता है, कंपनियां प्राइवेट सेक्टर है, अब धीरे धीरे कंट्री प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है और आगे और तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सा इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, ब्रिजेस में, नई कंपनियों में, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा गवर्नमेंट नहीं दे सकती, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैनों को आगे आना पड़ता है। बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वर्ल्ड के हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी चीजें, तो इंडिया में भी ऐसे 5-4 इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं पहले से, और धीरे धीरे और नए आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उनको पैसे की, फंड की जरूरत है। तो कैपिटल मार्केट का बेस क्या है, वहां 2 लोग हैं, एक जिसको पैसा चाहिए, एक जिसके पास स्पेयर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। सेविंग पे है मेरे पास, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको पैसा चाहिए, दोनों का जो मेल कराता है, अगर आम भाषा में कोई शादी कराने का कार्यक्रम है, वो कैपिटल मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज करती है। वन साइड ऑफ द सप्लायर ऑफ द मनी who want to invest their saving, and other side borrower of the money who needs the money for their companies, for development, new project and progression. Channeling, simple definition के point of view, so channelizing the saving of the masses into investment, converting into investment through capital market is capital market. तो stock exchange के 2 मुख्य रोल हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जब भी कोई नई कंपनी आती है पैसा लेने के लिए, अब बहुत से आईपीओ आ रहे हैं आजकल, अब टीवी पे बहुत सी जानकारी है, बड़े बड़े चैनल खुले हुए हैं, बहुत से आईपीओ आ रहे हैं, कंपनियों को पैसा इकट्ठा करना है, जो ऑलरेडी वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा के वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं ताकि मैं इससे पैसा निकाल के और नए बिजनेस में पैसा लगाऊं, आगे बढ़ूं, तो आगे इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं। बड़ी तेजी से ये बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण ये और तेजी से बढ़ रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है एशिया का, भारत का ही नहीं एशिया का। 1875 में ये एस्टेब्लिश हुआ, 1875, देश की आज़ादी से भी लगभग 75 साल पहले। तो उस टाइम तो कोई कांग्रेस, बीजेपी और ये सब नहीं होता होगा शायद, तो उससे भी काफ़ी पहले। तो इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम देश की ज़रूरत है, देश की मजबूत बुनियाद का आधार है। तो जितने लोग इससे जुड़ेंगे, लोगों का तो फायदा होगा ही होगा, देश का भी फायदा होगा, हम सबका इसको जानने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। जरूरतें पूरी करनी है, हमारी ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान तो बेसिक ज़रूरतें हैं जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है, मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, कुछ मेरी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस होती हैं, क्या कि मुझे आगे जाके
पॉइंट के बाद, टाइम के बाद मुझे शादी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, मुझे अपना घर लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? हम हर महीने अर्न करते हैं, हम अर्न कर रहे हैं, बट मेरे खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है वो मेरी सेविंग्स है। आज मेरे कोई मंथली सैलरी मेरी 20 या 25 हज़ार रुपया है, मेरा 10 हज़ार का महीना का खर्चा है, उसमें मेरा 15 हज़ार बच गया, वो मेरा अगर पैसा मेरे पास पड़ा वो मेरी सेविंग्स है। बट क्या सेविंग्स ही मेरे फ्यूचर फाइनेंशियल फ्यूचर गोल्स को पूरा कर सकती है मेरी सेविंग्स? आई थिंक नहीं। एक बहुत ही टर्म हम सुनते हैं आजकल, बहुत ही पॉपुलर टर्म है इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं महंगाई दर। फाइनेंशियल टर्म है, आपको कि हमें तो सब समझ नहीं आता इन्फ्लेशन क्या, पूरा दिन सुनते हैं इन्फ्लेशन, न्यूज़ पे सुनते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, महंगाई दर बढ़ गई। एक आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन क्या है कि सर जो मेरी जरूरत की चीजें हैं, जो चीजें मैं कंज्यूम करता हूँ, चाहे वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, हम कहते हैं कि मैं सोने में निवेश कर रहा हूँ, मैं गोल्ड ले रहा हूँ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। वो निवेश है एक्चुअली में, वो निवेश नहीं है, क्योंकि वो उसकी मेकिंग में बेचने जाओगे फिर वो पैसे काटेगा। बट अगर किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो अच्छा रिटर्न है, सिर्फ निवेश करने की मंशा रखते हैं, निवेश करने का आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप किस मीडियम में थ्रू जाए। एक तो है आप गोल्ड की दिक्कत क्या है कि आपको स्टोरेज रखना, आपको चोरी होने का डर है, आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, सेफ्टी का डर है उसमें। एक हमारा बॉन्ड्स, अगर आप गोल्ड पे निवेश करते हैं, करना चाहते हैं, या आपको गोल्ड अट्रैक्ट करता है एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, तो गोल्ड है अभी आजकल हर महीने ही कर रहा है। उसमें क्या है, जो सोने का रेट है उसकी यूनिट है, एक यूनिट होती है, 1 यूनिट मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है, वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का जो रेट होता है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है। तो जो नफा नुकसान उस गोल्ड में होगा, उसके उतार चढ़ाव जो होगा मार्केट से, वो तो रहेगा ही रहेगा, प्रॉफिट लॉस तो रहेगा ही रहेगा, मूवमेंट का तो अगर आप सर गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार भी देते हो, तो भी आपको सिर्फ उस गोल्ड का एसेट का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू निवेश करते हो, तो आपको अपार्ट फ्रॉम जो गोल्ड का जो उतार चढ़ाव है मार्केट रेटिंग, वो तो बेनिफिट नुकसान मिलेगा ही नहीं मिलेगा। Indeed honored with the presence of impeccable dignitaries, without whose efforts and intentions अब हम इस्तेकबाल की तरफ बढ़ते हैं। इस्तेकबाल के लिए सरिशवाला सर के बारे में बताना चाहेंगे आप? Zafar Sirishwala, a great man, is mentioned in the words of James Russell. I feel as if this entire day has been summarized. Mr. Zara Azad Urdu National University H1 has worked relentlessly for the upliftment of हो सकता होता कुछ इसी तरह की शख्सियत हमारे बीच तशरीफ फरमा है, और ये हमारे लिए बाइस फख्र बात है कि वो जयपुर में पे उतारा गया मुझे, यूं ही नहीं जमीन पे उतारा गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अवस्थी। Senior partner of Fox Mandal, which is a company headquartered in Ahmedabad, is one of संगीता जी के लिए कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मोहसिन राशिद साहब को। मेरे हौसले अभी बुलंद है कर्नल साहब, हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद। मुजाहिद नकवी साहब कर्नल साहब का इस्तेमाल करने की absolute honor that we have been graced with an esteemed personality such as Mr. Yogendra Singh, Field General Manager, Union Bank of योगेंद्र साहब का इस्तेमाल करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सलाम जौहर साहब को और इनामुल हक साहब। हम कलाम होना अदब आदाब के साथ, हमसे हम कलाम होना अदब आदाब के साथ, लहजे की तलखियाँ हम मुंह पे मार देते हैं, लहजे की तलखियाँ हम मुंह पे मार देते हैं। हर्षवर्धन जी का
तराशे, और तराशने के सिलसिले में जो जो सहायता चाहे वो सरकार कर रही हो, चाहे मुख्तलिफ NGOs कर रही हो। लेकिन पुरानी एक कहावत थी, हमारी अम्मा कहा करती थी, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी जो अपना हाथ है यही प्रभु है, यही ईश्वर है, और इन हाथों से हम क्या नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी हुनर का लोहा दुनिया मानती है, लेकिन हुनर असली वही है जो अपना पेट भरे 10 को और काम दे सके। उस रास्ते पे हम कैसे चल सकें, कैसे दिमागों पे पड़े जाले हटाएं, भ्रम हटाएं, पढ़ें लिखें और हुनर की रोशनी आगे बढ़ाएं। अपने बेटे हों या बेटियां हों, उनको इस लायक बनाएं कि वो 4 लोगों को और सिखा सकें, बता सकें। और मैं इसलिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। हम जब बात करते हैं तरक्की की, तो उस तरक्की में हम अकेले जा रहे हैं या मैं अकेले जा रही हूँ तो वो बेमानी है। पुराने हमारे उस्ताद एक हमें मिसरा हमें बताते थे कि तू को इतना मिटा कि तू न रहे, तू को इतना मिटा कि तू न रहे और तुझ में दुई की बू न रहे। तू को इतना मिटा कि तुझ में तू न रहे और तुझ में दुई की बू न रहे। तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तभी जब सब आगे बढ़ेंगे, सबकी तरक्की होगी, सब खुद मुख्तार होंगे, सब कामयाब होंगे। और इसमें हमारे जैसे, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं गाती हूँ, और ये मंच, ये स्थान हमारे लिए, मैं अभी बता रही थी कि ये तो हमारे लिए एकदम मक्का मदीना है, जवाहर कला केंद्र। हम लोग यहाँ कितने कार्यक्रम ओपन में यहाँ पर, और राजस्थान सावन में आना तो हर कलाकार के लिए एक मुराद है। और मेरी पहनावे से आपको लग गया होगा, पचरंगा पहन के आई हूँ मैं जयपुरी, क्योंकि जहां जो ना हो उसकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। मरुभूमि है, रेगिस्तान में पानी की कमी। इस तरह से आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी थिंकर हो, प्रेरणा लेता है और कहीं ना कहीं अपने जो उसने खुद अपने अनुभवों से सीखा उसको साझा करता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं डॉक्टर की बेटी हूँ, मेरे फादर हमारे डॉक्टर, और मेरी माँ घरेलू खातून, जैसे आप कहें कि घर में उन्होंने हम लोगों को गढ़ा। सबसे बड़ा काम जब माँ एक करती, औलादों की परवरिश। लेकिन हमारी माँ ऐसी थी, और मेरे ख्याल में जब मैं कह रही हूं तो आप सबकी माएं ऐसी रही हैं। जो तब्दीली अब इस नए पीढ़ी में दिखती है, आ गई है, कि हमारी माँ कौन सा ऐसा काम था जो नहीं कर पाती थी। सिलाई, कढ़ाई, गाड़ी चलाना, खाना बनाना, 100 आदमी 50 आदमी, और मेरे ख्याल में सबके घर का एक किस्सा है। आप सबकी माएं ऐसी ही, झट से कपड़ा सिल दें, कुछ फट गया तो सीधे सिलाई मशीन निकल आती थी। रजाई से लेकर के पैजामे, पेटीकोट, हाथ में सिलना उनका अपना काम। आज हालात कुछ और है। घर में 10वां आदमी आया और सबके मुंह से निकलता, चलो बाजार से अब ये मंगा लेते हैं, पिज्जा मंगा लेते हैं, ये मंगा लेते हैं। गोया खाना बनाना भी कोई बेइज्जती की चीज है। 50-100 लोगों को सिर्फ खाना नहीं बनाना, पहले के खातून खिलाना, इस तरह से खिलाना कि आप घर से खा के भी आए तो भी आप 4 रोटी खाए बिना जा नहीं सकते। आजकल वो सलीका नहीं रहा प्यार से जोड़ने का। हमारी माएं सिलाई कढ़ाई, आज तक माँ के हाथ के बने स्वेटर है जो मेरी बेटी पहनती है, बाजार में कहाँ वो मिलेगा। मैं आपको पीछे ले जाना चाह रही हूँ कि पहले इस बात पे जोर था कि हर एक के पास कोई ना कोई हुनर हो। आप देखिए, पहले के घर के लड़के अच्छे खासे मिस्त्री हुआ करते थे। हमारे घर के भाई आई, चाचा आचा, बिजली से लेकर कोई काम नहीं था जो नहीं कर। आजकल हर चीज के लिए प्लम्बर बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, सब कराओ। आप समझे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जो शिक्षा है
पढ़ाई है, उसका मतलब यही है सारे इल्मों की मालूमात। हर इल्म अपना है, और जिस इल्म से आपकी जिंदगी रोशन होती है वो खराब कैसे हो सकता है, गैरत का कैसे हो सकता है। ये सोच नई पीढ़ी में, नए बच्चों में आई है, जो बिल्कुल जाना हरे को साहब बनना, हरे को नौकरी करनी है। मुझे गाने का कुछ हुनर देखा, मेरे माता पिता ने कहा गाना सिखाएंगे इनको, कि हिंदुस्तान अडिग रह करके इन सारे तूफानों का न सिर्फ मुकाबला करेगा, बल्कि मुझे लगता है आने वाले समय में यही रास्ता दिखलाएगा कि किस तरह से एक बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। और तरक्की का मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाना, गाड़ी बनाना, नए नए इन्वेंशन करना नहीं, जिंदगी जीना। और वो हिंदुस्तान चूंकि इतनी पुरानी एक 10,000 8,000 वर्ष पुराना एक कल्चर है कि हमारे यहाँ पे ये पहला कोरोना का नहीं आक्रमण है जो हमने सहा। हमारे पुरखों ने कई सहे होंगे शायद, जिनको हिस्ट्री में दर्ज नहीं किया गया, और उससे मिलकर जो लाइफस्टाइल निकला है, वो जिंदगी का जो पूरा तजुर्बात है, उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि आने वाला वक्त बस हम सबको एक साथ हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ना है, आगे चलना है, भरोसा कायम रखना है अच्छाई पे और मदद पे। और मैं चलते चलते दो चीजें यहाँ पर जरूर पेश करना चाहूंगी। एक हमद है जो हमारे उस्ताद की बहुत पसंदीदा मेरी रचना आपको सुनाती हूँ। फसरदा सायतों को दूर कर दे, फसरदा सायतों को दूर कर दे, हमारी जिंदगी खुशियों से भर दे, फसरदा सायतों को हराए है सांस दे, बालिग़ नजर दे, कभी अनजान राहों का सफर दे, हमारी जिंदगी खुशियों से भर दे, फसरदा सातों को। एक मिसरा और याद आ गया। खुदा बंदा मेरे तन में रहे, मेरा लहू जिंदा, अगर मेरा लहू जिंदा तो मेरी जुस्तजू जिंदा, खुदा बंदा। इन प्रार्थनाओं के साथ आपके यहाँ पर आई हूं तो रे भारी घूमर छे नखराली माँ, रे भारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रंग धारे जा जा और राजा जी घूमर रंग नहीं जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। सावन मुबारक हो। कोरोना से हम जीत करके आगे बढ़े और ये पूरी हमारी तालीम तरबियत की एक एक कोशिश कामयाब हो, इसे ही गिला है मुझे जिंदगी से, यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे।
शेर फरमाए, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं। देखिए आज शायद सुन रहे दोस्ती का दिन भी है, फ्रेंडशिप डे जिसको आज की तारीख पे कहा जाता है। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे। कौन जाने कि चाहतों में फराज, कौन जाने कि चाहतों में फराज, क्या गवाया है क्या मिला है मुझे, क्या गवाया है क्या मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे। दे रहे हैं। मैं यहाँ पे हूँ ये बोलने के लिए कि यहाँ पे बहुत हमारे यंग एडल्ट्स हैं, वो अभी क्लास 12 में हैं कि 11 में हैं, कि सोच रहे हैं कि वे एज अ प्रोफेशन क्या लें, क्योंकि हमारे टाइम में हमसे पहले लॉ होता था कि कंसिडर माना जाता था कि सबसे बड़ा प्रोफेशन है। उस टाइम में गांधी, नेहरू, जिन्ना साहब ये सब बाहर से लॉ पढ़ के आते थे। फिर बीच में वो एकदम नीचे को चला गया लॉ, कोई जल्दी से लॉ नहीं लेना चाहता था। ऐसा था कि जिसको कहीं पे कुछ एडमिशन नहीं मिला, कोई भी बैठा हुआ है वो लॉ में एनरोल कर लेता था। बट अब धीरे धीरे, क्योंकि अब इतना इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतने नए लॉज फॉर्मुलेट हो रहे हैं कि अब लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इंडिया में। अब जो सोच रहे हैं कि हम लॉ करेंगे तो उनको क्या करना है, जो तो कर चुके हैं ग्रेजुएशन वो 3 ईयर लॉ कोर्स कर सकते हैं। उसमें उनको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 3 ईयर लॉ कॉलेज, इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वो एनरोल हो सकते हैं उसमें। और जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया और क्लास 12 तक जिन्होंने किया, तो वो एक इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है 5 साल का, वो कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए उनको एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्लैट। क्लैट में अगर जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो उसी के हिसाब से, जिस तरह से उनके मार्क्स हैं, मार्क्स के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ उनको लेती है। तो हमारे जो देश में NLUs हैं, वहाँ पे एडमिशन के लिए सब बच्चों का यही एक इच्छा होती है कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह उधर बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आजकल बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। कोचिंग सेंटर स्पेसिफिकली इसीलिए, पहले तो हम सुनते थे कि जो UPSC के एग्ज़ाम्स देते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, उनके लिए कोचिंग सेंटर्स हैं। बट क्योंकि लॉ अभी इतना पॉपुलर हो चुका है कि उसके लिए भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आ गए हैं
और बच्चे सीरियसली ही क्लास 11 से ही उस कोचिंग सेंटर में एनरोल होकर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो वैसे भी लॉ करने के लिए आपको एक मतलब आप क्या कर सकते हैं? लॉयर्स को जनरली बोलते हैं कि सोशल इंजीनियर। अब सोशल इंजीनियर क्या है? सोशल इंजीनियर ये है कि दूसरे को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्पेशली अगर कोई मीडिएशन में हो। वो मैं मीडिएशन बाद में आपको बताती हूँ। मीडिएशन में हो तो आप किसी ना किसी तरह से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग होता है। अच्छा, और लॉ में अब फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो होता था कि अरे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग ही, और IIM में जो पढ़ते हैं उन्हीं लोगों का पे पैकेज ज़्यादा होता है। पर अब जब देखा जाए लॉयर्स को जो पे पैकेज मिलता है, स्पेशली जो लॉ फर्म्स में काम करते हैं, वो इतना अच्छा होता है कि बच्चों को लगता है कि तुम्हें पता चली क्या? इतने सूचना के प्रवाह के दौर में इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हो चारों तरफ से, और उस दौर में यह कहा जाए कि इसके इस्तेमाल का सही तरीका खोजना है, तो बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे मुश्किल काम को अगर आप नहीं कर सके, यानी मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक से करना नहीं सीख सके, तो जिसको कहते हैं ना कि ये मास डिस्ट्रक्शन वेपन भी हो जाता है। यानी अगर आपने, ये शेर की सवारी जैसा है कि अगर आप नीचे उतर गए तो वो आपको खा जाएगा। और अगर आज के समय का हम देखें तो दुनिया जिस तरह से बंटती हुई, दुनिया जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आती है, उसमें मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना और जरूरी हो जाता है। तो आखिर पैमाना क्या होगा? और मैं जब जफर भाई से मेरी बात हुई थी तो बहुत लंबी चौड़ी बात थी, ढेर सारी चीजें थी, लेकिन मुझे लगा कि एक तो कोई पॉइंट होना चाहिए जहां से सीधे आप सबके दिमाग में आए कि हाँ, सोशल मीडिया या मीडिया का इस्तेमाल करते समय हम ये ध्यान में रखें। और इसके लिए मुझे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है, जो 2007 में देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार में से एक रामनाथ गोयनका अवार्ड के समय उन्होंने कही थी। उस वक्त मंच पर देश के बड़े बड़े पत्रकार थे और उनके उस सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाया था। उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे प्रियरंजन दास मुंशी, और एक बात चल रही थी कि चूंकि बहुत ट्रांजिशन का टाइम था, मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ जा रहे थे, और बार बार ये कहा जा रहा था कि मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, यानी पत्रकार कैसे बिहेव करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, कौन सी खबरें चलाएगा, खबरें चलाते वक्त क्या क्या पैमाने देखेगा, उस सब को लेकर एक कोड ऑफ कंडक्ट तय होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, तो उस पर अंकुश नहीं लगा सकती है कोई सरकार। और इसीलिए जब रामनाथ गोयनका अवार्ड में डिबेट हुई तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर पत्रकारों के काम करने के तरीके को कौन तय करेगा। 2007 में हम ये बात कर रहे थे और आज 2021 में यहां कोई नहीं है जो थोड़ी बहुत पत्रकारिता नहीं करता हो। कोई नहीं है जो खबरों को, अपने आसपास की खबर को, अपने मन की खबर को दूसरों को न बताता हो। तो अब सवाल ये है कि 2007 के कोड ऑफ कंडक्ट से 2021 में जब चारों तरफ से सूचना का विस्फोट हो गया है, तो हम अब किसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे? हमारे व्हाट्सएप में आया, हमने आगे बढ़ा दिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे किसके पास जा रहा है, वो कैसे रिसीव कर रहा है, उसकी कोई ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई है, उसके अंदर वो स्किल सेट है या नहीं है, उसने पढ़ाई की है नहीं है, या उसको इस बात का मतलब भी पता है क्या कि इस मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी झूठ परोसा जा सकता है, या उसको जरा सा भी अंदाजा है क्या कि एक झूठ कितने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और इसीलिए जो 2007 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए 3 बातें कही थी, A+B+C। A यानी मीडिया देश के GDP की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकता है। B यानी जो देश के 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी बेहतरी के लिए कोई खबर छपती है क्या, उनके स्किल सेट को बढ़ाने के लिए
कोई खबर छपती है क्या? उनके घर में उनकी कमाई का जरिया बढ़े उसके लिए कोई खबर छपती है क्या? और सी जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि वैल्यू सिस्टम को बचाए रखने में मीडिया की कोई भूमिका है क्या? और उन्होंने कहा कि ये वो पैमाना हो सकता है जिस पर मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आज हम 2007 से 2021 में जब यहां बात कर रहे हैं तो मैं उसी जगह पर खड़ा होकर कहता हूं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2007 में कहा था आज भी वो लागू है। बस फर्क इतना है कि तब कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में, कुछ संपादकों के हाथ में, कुछ एडिटर्स के हाथ में, कुछ मीडिया समूहों के हाथ में, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में थी जो सब कुछ तय करते थे कि मीडिया चलेगा कैसे, लोग पढ़ेंगे कैसे, लोग देखेंगे कैसे, खबर कौन सी सुनी जाएगी, खबर कौन सी सुनाई जाएगी। और आज मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया कि आज इतने लोग हो गए हैं, इतने तरह के लोग हो गए हैं, यानी आप जिसको कहते हैं कि मीडिया का डाइवर्सिफिकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन वो हो गया, लोकतांत्रिकरण हो गया, विविधता आ गई। और एक बड़ा खूबसूरत सा फर्क आया है, आप लोग सोचिएगा जरूर इसको। जब हम कहते हैं कि इफेक्टिव यूज ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, तो मीडिया और सोशल मीडिया का फर्क क्या है? जफर भाई, माइक होगा क्या? 10 मिनट में बातचीत करना चाह रहा हूं, माइक होगा क्या? हैंडल्ड माइक अगर हो है तो आप में से जो कोई बताना चाहे, क्योंकि देखिए ये मैं पत्रकार हूं, मैं कोई भाषण देने वाले मोड में हूं नहीं, थोड़ी सी बातचीत होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। आप में से कोई अगर बताना चाहे मीडिया और सोशल मीडिया इसका मतलब फर्क क्या है? आप नीचे जो लोग अगर कोई हो तो, मीडिया और सोशल मीडिया, जब तक आप लोगों में से किसी के पास माइक पहुंचता है सोचिए, और आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो मीडिया कहा जाता था और ये जो सोशल मीडिया आ गया है, इसमें फर्क क्या है? कोई एक ऐसा फर्क जो आपको साफ साफ लगता हो कि इससे अंतर हो सकता है, ये फर्क है, जिसको हम बता देंगे तो एकदम ये अलग अलग दिखेगा, ऐसा कोई फर्क आपके ध्यान में आता है क्या? माइक दे दीजिए, ये नीचे वो एक माइक है ना, कोई बात नहीं, वो दे दीजिए वो माइक। आप अपना नाम बताइएगा, क्या करती हैं ये बताइएगा, और फिर बताइएगा। हमने देखा कि किसी ने लिखा कि गूगलिंग मेरा शौक है, यानी मेरी हॉबी है कि मैं गूगल करता रहता हूँ दिन भर। तो अब हो सकता है बहुत रहता है, क्या देखता रहता है, क्या दिन भर देखता रहता है, लेकिन अब सवाल ये है कि वहां वो क्या देख रहा है। अगर गूगल में वो दुनिया भर की जानकारी खोज रहा है तो तीसरा कोई खोज रहा है, और ये नहीं सोचते कि इसी काम। कैसा रिस्पॉन्स जयपुर का रहा, क्या कुछ बातचीत आज यहाँ की? नहीं, देखिए आपने खुद देखा पूरा हॉल भर गया, बल्कि बहुत सारे लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल की वजह से हम लोगों को एक एक सीट खाली करनी पड़ी। और जिस तरह से मैंने देखा जो नौजवान आए यहाँ आज, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, आपने भी देखा त्रिपाठी साहब, लड़कियाँ बड़ी तादाद में थी, तो इससे लगता है कि भाई यानी इल्म हासिल करने की प्यास कितनी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आगे इसका फर्दर फॉलोअप रहेगा? क्योंकि एक शुरुआत आपने कर दी, बहुत से लोग अब इस चीज़ों से जुड़ना चाहेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सोशल मीडिया को लेकर के आपने बातचीत की, यहाँ पर जो लॉ अवेयरनेस को लेकर के बातचीत, टेक्निकल चीज़ें थी जो लोगों को जानने की ज़रूरत थी। देखिए ये मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये हमारी शुरुआत है। ये तो हमने, जैसे हमारे त्रिपाठी साहब ने जो बात की और कहा कि भाई छोटे छोटे अब अपनों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, तो मैंने कहा नहीं, पहले तो हमने नेट डाला। ये जो आज जो किया है ये बेसिकली हमने एक नेट डाली कि पता चला कि भाई लोगों में कितना जिज्ञासा है। तो जैसे आपने देखा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पूरा प्रेजेंटेशन किया, मैं नहीं समझता कि ऐसा कभी बच्चों को ये मौका कभी भी मिलेगा। यानी जिस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लोगों ने जो पूरी बात रखी, मैं समझता हूँ कि इतना सेशन 2 घंटे का और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन, उससे भी अंदाज़ा हुआ इससे कि जिस किस्म के सवाल आ रहे थे
तो वो एक बहुत मेरे लिए खुशी की बात थी। आपने तो बिल्कुल उसको इंटरैक्टिव ही कर दिया सोशल मीडिया का। ये पहली बार हमने किया कि भाई सोशल मीडिया क्या है, मीडिया क्या होता है। लोगों के दिमाग में अजीब अजीब होता है ना कि सारा मीडिया बिका हुआ है, सारे तो वो क्या है। तो ये त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छा बताया। पहली बार हमने लॉ को लेके, इसलिए संगीता मैम जो आई आज और इन्होंने बताया कि भाई मुझे भी नहीं मालूम था कि लीगल कितनी बड़ी दुनिया है। लिटिगेशन भी है, उसमें आर्बिट्रेशन भी है, लोअर कोर्ट भी है, हायर कोर्ट भी है, और अब तो आपने जो बताया कि भाई टेलीकम्युनिकेशन, मतलब इतनी बड़ी फील्ड है। और अब जो हो रहा है यूनियन बैंक की तरफ से, तो ये असल में हमारा देखिए करने का मकसद ये है कि आपकी जो बेसिक डिग्री है वो आज काम नहीं आएगी। यू नीड टू बी प्लस, कि आपकी बीकॉम के साथ, जैसे इन्होंने बताया भाई स्टॉक एक्सचेंज वालों ने, कि भाई ये तो सब बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में या कैपिटल मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। हालांकि बहुत छोटी चीज़ है, उनके 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं, वो आप कर लेते हो तो जो आप एक बीकॉम को अगर 15-20 हज़ार की भी तनख्वाह नहीं मिलती, वो कोर्स कर लिया तो 40-50 हज़ार की तनख्वाह हो जाती। तो मुझे बहुत ही इत्मीनान हुआ। आपको भी कैसा लगा? बिल्कुल एकदम मेरे लिए तो ये पहली बार करके उनको समझाने के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए, स्पेशली लॉ के, हम लोग तो करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स को, बच्चों को हम लोग इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लिटरेसी देते हैं, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप स्पेशली गर्ल्स को, कि लॉ भी ऐसा करियर है जिसमें ये लोग को इतना अच्छा पैकेज मिल सकता है, और इतने लॉ में इतने डाइवर्जन्स हैं कि वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और जुडिशरी में तो मैंने बताया ही था कि ये जो जज बनना चाहते हैं जुडिशरी में जा सकते हैं, एग्ज़ाम दे के, या फिर हाई कोर्ट से वो एलिवेट होकर के। नहीं, मुझे एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ये ज़फ़र भाई जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, कई बार होता है कि हम इसको देखते हैं कि ये मुसलमानों के लिए कोई कार्यक्रम है, लेकिन ये देश के हर नौजवान की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है, और किसी को भी अगर हम कहें कि वो अपने, जिसको भी वो कहता है कि हमारा समुदाय है, हमारी कौम है, हमारे लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वो क्या काम कर रहा है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा काम है। और अगर हम ये लोगों को समझा पाएँ कि देखिए आप इस रास्ते से बेहतर हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, खुद का रोजगार कर सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और उस तरफ अगर आज के समय में आप लोगों को ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये ज़फ़र भाई जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और BSE जुड़ा हुआ है। तो एक समय में सोचिए कि देश के लोगों को ये पता ही नहीं था कि कोई ये चीज़ होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। और आज स्थिति ये है कि देश में 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के डीमैट अकाउंट है, यानी इतने लोग हैं जो शेयर खरीदते बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आप सिर्फ ये जो कहें कि पूरी दुनिया जो नए सिरे से देख रही है, समझ रही है, उसको समझाने की कोशिश है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि सोशल मीडिया को लेकर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आपके पास एटम बम जैसा है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एटॉमिक एनर्जी की तरफ जाइए, आप उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो एटम बम की तरफ ले जाइए। अब जाहिर है कोई हिरोशिमा नागासाकी तो नहीं करना चाहेगा, दुनिया यही चाहेगी कि हर घर में बिजली हो, सब कुछ बेहतर हो। तो सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि अचानक ये इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना कुछ आ गया, सबको पता है, और किसी को समझाओगे तो वो मानेगा नहीं कि उसको मोबाइल चलाना और फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर चलाना या यूट्यूब चलाना नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक एटिकेट्स हैं वो लोगों को जानने की ज़रूरत है, और अगर वो काम हो रहा है तो एक बहुत ज़रूरी काम, सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि सोशल मीडिया कैसे चलाएं, पूरी सोसाइटी कैसे चले, उस लिहाज से बहुत बेहतर काम है, ज़रूरी काम है। हर्षवर्धन त्रिपाठी। जयपुर में तालीम व तरबियत प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, उनका बाकायदा सम्मान किया जा रहा है। जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, इसके पूर्व चांसलर हैं ज़फ़र सरेशवाला, उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम किया। बच्चों को पूरी तरह से ये तरबियत देने की तैयारी है कि कैसे अपने आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार रहें, कैसे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पाएँ। सब बहुत सी कुछ चीज़ें आपने बताई। आज कैसा प्रोग्राम रहा, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं?
देखिए, हमने एक तो ये बताया कि भाई कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग्स क्या है और कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। भाई गोल्ड है, आप घर में रखते हो, लेकिन अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिया तो वो गोल्ड तो है घर में, लेकिन साथ में 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बताई। उसके अलावा कैपिटल मार्केट के ज़रिए पैसा कैसे रेज़ किया जा सकता है, उस पर एक प्रेजेंटेशन हुआ। बैंक वालों ने ये बताया कि भाई बैंकिंग क्या है, बेसिकली आपका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करोगे, बैंक से क्या ले सकते हो आप, ये EMI क्या होता है, आपके पास कितना है तो फिर कितना लेना चाहिए, आपका कैश फ्लो कैसा हो, ये सारी बातें आई। जो लॉ के जो बहुत ही सीनियर लॉयर थी, उन्होंने बेसिकली लॉ और जुडिशरी क्या होता है, वो फील्ड में क्या क्या है, उस पर बताया। और हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना, क्या करना, कहाँ कहाँ करना, ख़बरों को कैसे जांचना कि ये ख़बर कितनी सच्ची है, गलत है। तो ये कुल मिलाकर ये वो चीज़ें थी जो हमारे नौजवानों के सामने, जो ऑर्डिनरी नौजवान हैं उनके सामने नहीं थी, और जो सवाल जवाब भी हुए, इसलिए कि हमने सारे सेशन क्वेश्चन आंसर के साथ रखे थे। तो जिस किस्म के सवाल पूछे गए तो उससे मुझे लगा कि लोगों के अंदर बड़ी तड़प है इल्म हासिल करने की, तो मुझे बहुत खुशी है। और फिर हम लोगों ने एक और चीज़ भी की है कि जो भाई यहाँ आपके 12वीं का भी रिज़ल्ट आया, तो जो बच्चे 90% प्लस लेके आए, तो भाई एक हिम्मत अफजाई के लिए हमने उनको एक सर्टिफिकेट वगैरह, और हमने ये कहा है कि भाई इनका जांचें आगे, इनको कहाँ जाना है, कौन से प्रोफेशन या कौन सी फील्ड में जाएंगे, उनको कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो जयपुर में आपने जब ये प्रोग्राम किया है तो क्या इससे आपको एक अंदाज़ा मिला कि आगे किस तरह से लोगों को और इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, और जो है इस तरह की कुछ और अगर देखा जाए स्पेसिफिक प्रोग्राम की ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ सकें, आपकी बातों को समझ सकें और फैज़ उठा सकें जिन चीज़ों से अभी तक दूर हैं उनसे? देखिए, हमने शुरू में ही 6 लोगों की एक टीम बनाई है, और उनको हमने कहा था कि भाई देखिए, अब आप लोग डायरेक्ट इनसे रब्ता रखें, जो स्टॉक एक्सचेंज के जो लोग आए थे उनसे भी, बैंक वाले और जो पत्रकार हैं, और जो लॉ फर्म की जो सीनियर पार्टनर आई थी, उन्होंने भी कहा कि भाई तो वो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट रखें और अपने इश्यूज़ को डायरेक्ट लेकर जाएं। इसलिए ये हमने ये नहीं कहा कि ये आखिर है, बल्कि ये तो शुरुआत है। यहाँ सब हमें पता चलेगा कि भाई जयपुर की एक्चुअल अब क्या रिक्वायरमेंट होगी, और हम बिल्कुल उनके साथ हैंड होल्डिंग जो बोलते हैं, वो बिल्कुल उनकी उंगली पकड़कर उनको आखिर तक जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और भी कई शहरों में आप करेंगे आगे? हाँ बिल्कुल, हम नेक्स्ट केरला बाकी रह गया था, वहाँ करने वाले हैं। अभी कश्मीर में तो किया था, लेकिन कश्मीर से और एक जगह से आया है, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये तो देखिए हमारा जो अंडर प्रिविलेज नौजवान है उसकी ये बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है ज़फ़र सरेशवाला, काफ़ी तादाद में आज ऑडिटोरियम में लोग रहे, और जो तालीम और तरबियत प्रोग्राम है उसमें शरीक हुए। बाकायदा जो नौजवान थे, युवा थे, उन्होंने फाइनेंशियल जो एक तरह से देखा जाए चीज़ों को समझा कि बैंकिंग क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और दूसरी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। कुछ युवा जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको सम्मानित भी किया गया ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए। बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। तालियां बजाते रहिए बनिए। हलीमा ताज, तशा, शिफा हुसैन, नावे,
साकिब, साइल, सादत अली खान, मुस्कान,